नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और पहली खबर मुंबई से ही आपको दिखाते हैं। मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ने फाइनल सेमेस्टर परीक्षा के ठीक एक दिन पहले 300 छात्रों को अटेंडेंस डिफॉल्टर घोषित कर दिया। छात्रों का कहना है कॉलेज की गलती है, कॉलेज प्रशासन कह रहा है नियमों का पालन किया गया है। सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। एशिया के सबसे पुराने लॉ कॉलेजों में से एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज विवादों में है। यहाँ फाइनल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 300 से ज्यादा छात्रों को डिफॉल्टर बता दिया गया। छात्रों का आरोप है कि कभी क्लास ही नहीं हुई और न अटेंडेंस को लेकर उन्हें आगाह किया गया। प्रोफेसर्स कभी आते हैं और रैंडमली कभी भी वो मना कर देंगे आने से पहले, लाइक एक दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे दैट दे विल टेक द लेक्चर्स, और सडनली लाइक लास्ट मोमेंट पे दे विल से कि नहीं, वो कोई लेक्चर्स नहीं लेना चाहते। और स्टूडेंट्स भी लाइक इंटरेस्टेड नहीं रहते अटेंडेंस का, ऐसा इशू रहता है। तो इस वजह से इन्हें लाइक स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए, प्रोफेसर्स को भी मतलब स्ट्रिक्टली आना चाहिए। स्टूडेंट्स को पहले बताना चाहिए था एटलीस्ट 10 डेज बिफोर, क्योंकि वो एक्शंस ले पाए उसके आफ्टर। इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। अचानक से एक दिन पहले ये भेज देना, ये तो अच्छा नहीं है ना। वही कॉलेज प्रशासन का कहना है कि नोटिस पहले ही भेज दिए गए थे। कॉलेज में अटेंडेंस के नियम मुंबई यूनिवर्सिटी के हैं और सभी को परीक्षा में शामिल होने दिया गया है। जब तक विद्यार्थी कंसेप्ट ऑफ लॉ नहीं समझेंगे, अलग अलग कायदे क्या है, कानून क्या है, उसकी प्रावधान उसमें क्या है, ये नहीं समझेंगे, तब तक वो प्रैक्टिस में जब आते हैं तो वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आ पाएंगे। देयरफॉर इसी वजह से इस साल से हमने ये अटेंडेंस के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी समझा, और इस कारण से इस साल हमने RFID कार्ड बच्चों को दिया है। अटेंडेंस उनको पहले दिन से पता होती है, दे आर वेल वर्स विद द फैक्ट। हमने टाइम टू टाइम उनको ईमेल भी भेजे हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में डिफ़ॉल्टर लिस्ट तुरंत ही पहले, मतलब जैसे ही महीना ख़त्म होता है उसी वक्त हमने दिया हुआ था। और एग्ज़ाम के लिए जब वो सीट नंबर लेने आते हैं तब उनको हमने ये मालूमात करने के लिए कि भाई इस बार देखो आपने अटेंडेंस काफ़ी कम रही है, पर फिर भी इट बीइंग अ फर्स्ट ईयर एंड यू आर बीइंग अ लास्ट ईयर, we will allow you for the exams, but you have to remember that you should be there in the class. अक्सर देखा जाता है कि लॉ कॉलेजेस में जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने पहले, दूसरे, तीसरे साल से ही इंटर्नशिप करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इसी के साथ जो क्लास के कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो, जिसके चलते अब अटेंडेंस को लेकर कहीं ना कहीं कॉलेज द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। और अगली खबर गुरुग्राम से आपको दिखाते हैं, जहां मेदांता अस्पताल से चौंकाने वाली ये खबर आई। आरोप लगा है हॉस्पिटल स्टाफ पर एक एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न करने का। आरोप में कहा गया उसके साथ ही वारदात तब हुई जब वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। शिकायत दर्ज कराई गई है, पुलिस सच खंगाल रही है। अस्पताल ने भरोसा दिलाया है कि जांच में वो सहयोग करेगा, लेकिन मेदांता अस्पताल में हुई इस वारदात का सच क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें गुरुग्राम के मशहूर मेदांता अस्पताल की है। यह अस्पताल फिलहाल एक गंभीर आरोप के घेरे में है, जहां एक 46 वर्षीय एयर होस्टेस ने अपने साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस एयर होस्टेस को 5 अप्रैल को सांस ना ले पाने के चलते अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 5 अप्रैल को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि 6 अप्रैल को जब वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर बेहोशी की हालत में थी, तभी एक कर्मचारी ने उनके साथ छेड़छाड़ की और उस समय वहां पर 2 नर्स भी मौजूद थी। अस्पताल के आसपास के एरिया की CCTV फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी। मेदांता अस्पताल ने इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है। और देश के कई राज्यों ने प्रतिबंधित दवाओं के लाइसेंस बांट दिए। ये बड़ा खुलासा हुआ है। लाइसेंस बांटते वक्त न नियमों को देखा, न इसकी जांच की। केंद्र सरकार ने राज्यों की इस लापरवाही का खुलासा किया है। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया जा रहा है। केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी भी अफसर ने मंजूरी देने से पहले 2019 के नियमों को नहीं पढ़ा, न ही जानने की कोशिश की। 12 से भी ज्यादा राज्यों ने लाइसेंस दिए हैं। बुखार, मधुमेह, BP, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर के लिए इस्तेमाल ये दवाएं बाजार तक पहुंची। ज्यादा जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा।
देश के कई हिस्सों में बिना जांच और नियमों की अनदेखी करते हुए प्रतिबंधित दवाओं के लाइसेंस जारी कर दिए गए और कई राज्यों में फार्मा कंपनियों को लाइसेंस जारी करने के दौरान उन दवाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी तक नहीं दी गई। ये खुलासा हुआ है केंद्रीय जांच रिपोर्ट में और इसको लेकर जो है 11 अप्रैल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया और उसमें उन्होंने कई राज्यों को ये चेताया कि वो अपने राज्य में जो एफडीसी दवाइयां हैं उसके लाइसेंस देने की प्रक्रिया की समीक्षा करें और भविष्य में उन जो नियम बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन करें। दरअसल CDSCO को ये सूचना मिली थी कि कई एफडीसी दवाइयों को जो प्रतिबंधित हैं वो मार्केट में बेचा जा रहा है। उसको लेकर जब CDSCO ने जांच शुरू की तो ये पाया कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर उन प्रतिबंधित दवाओं को बेचा जा रहा है। दरअसल अब जब मामला सामने आया उसके बाद CDSCO ने उन तमाम फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद ये सच्चाई सामने आई। इसके बाद पता चला कि करीब 35 ऐसी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही हैं जो फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, बुखार उन सब में काम आती हैं। इसके बाद CDSCO ने तमाम राज्यों को चेताया और DGCI जो राजीव श्री रघुवंशी उन्होंने राज्यों से साफ तौर पे कहा कि वो जो राज्य के प्राधिकरण हैं वो अपने लाइसेंस देने की प्रक्रिया की समीक्षा करें और भविष्य में उन तमाम नियमों का कड़ाई से पालन करें। दरअसल एफडीसी दवाइयों का नियम ये है यानी जो फिक्स्ड डोज कंपोजिशन है कि उन दवाइयों का जब तक सुरक्षा और उसका जो प्रभावकारिता है उसकी जो मूल्यांकन नहीं किया जाता तब तक उन दवाओं के से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो 12 राज्य हैं उन्होंने इसका पालन नहीं किया और उन दवा कंपनियों को उन दवा बनाने का अनुमति दे दिया। नई दिल्ली से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। और दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक दिल्ली के शिक्षा विभाग ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंचे। माता पिता की मांग है कि फीस बढ़ोतरी वापस हो। नए सत्र की शुरुआत होते ही दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ माता पिता का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक तमाम शिकायतों के बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो दिल्ली के 15 स्कूलों के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। स्कूलों के अंदर कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, हमारी शिकायतों को हमारा गला दबाकर हमेशा दबाने की कोशिश करी गई है। आज स्कूल बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, किताबें, हमारी यूनिफॉर्म, हर चीज के लेके अंदर कमर्शियलाइजेशन होता है। DOE में भी हम सेवरल कंप्लेंट्स कर चुके हैं, CM के पास भी जा चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर, कोई एक्शन नहीं हुआ है। फीस बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाने में नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भुगतना पड़ेगा। वहीं आतिशी ने स्कूल के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की है। भी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है आज उन सभी को नोटिस इशू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्राइवेट स्कूल के मालिकों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सांठ-गांठ है। स्कूलों का व्यवसायीकरण होता जा रहा है। हर साल मनमाने तौर पर स्कूलों की फीस बढ़ रही है लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। इस बीच जयपुर में प्रशासन ने स्कूल की मनमानी को रोक लगाते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक दलित बस्ती में आग लग गई और 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई। अरे फोन कर ले रे। किसी का घर जल गया तो किसी का बच्चा जल गया। आग कितनी भयावह थी उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे मुजफ्फरपुर के रामपुर मनी गांव की इस दलित बस्ती में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा घर आ जाते हैं। लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागने लगते हैं लेकिन 4 बच्चे आग की लपटों में घिर जाते हैं। 8 साल के विपुल, 12 साल की ब्यूटी, 9 साल की सृष्टि और 5 साल की अंशिका अब इस दुनिया में नहीं है। जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे उनका रो रो कर बुरा हाल है। छोटे से घर में अपने बच्चों के लिए इन माता पिता ने न जाने कितने सपने सजाए होंगे लेकिन वो सपने अब राख हो गए हैं।
अंदर में भागलक बाबू हमार। क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम हो गया? बबीता देवी। बच्ची का उम्र कितना था? 4 साल 3 महीना। कितने साल की थी ब्यूटी? 7 साल के। 6 साल के। क्या नाम था उसका? विपुल। जब आग फैलना शुरू हुई तो लोग बाहर भागने लगे। बस्ती के लोग उस भयावह मंजर को याद करके कांप जाते हैं। कैसे आग लगा था आपके घर में? आग पहले गोरख पासवान के घर में लगा है। कैसे लगा है? हम नहीं जानते हैं। हमको खाली 2 हुआ है अपना बच्चा, बेटा बेटी। हम अपनी पुत्र आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई। ये आग कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 3 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। हाई टेंशन वायर एक घर पर गिरा जिसकी वजह से आग लगी। फिर देखते ही देखते आग एक बड़े इलाके में फैल गई। इस दौरान कई झोपड़ियों में रखे सिलेंडर ब्लास्ट कर गए। खेती का समय है, सारे गार्जियन लगभग खेत में थे, बच्चे लोग घर में थे और बच्चा उल्टा दिशा में भाग गए। बच्चा बाहर नहीं, वो सोचा अंदर जाएंगे सुरक्षित रहेंगे और उसी के क्रम में 4 बच्चा जो है सो कैजुअलिटी हो गई है। 3 बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। सभी का उम्र लगभग 10 वर्ष से नीचे ही माना जा रहा है। वो लगता है 100 के आसपास घर जल चुके हैं। अभी तक 4 शव बरामद हुए छोटा छोटा बच्चा का, और संपत्ति तो लगभग जितना भी था एक भी कुछ नहीं बचा है। घर पूरा जल के राख हो चुका है। जिन लोगों के घर उजड़े हैं उनकी मदद की बात की जा रही है। और अगर इसमें कहीं पे भी स्थानीय प्रशासन या किसी भी तरीके की कोई लापरवाही है जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम किया, कोई भी अगर जांच में दोषी पाया जाता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस व्यक्ति पर भी होगी। जो चारों मृतक का 50,000 रुपया देने का काम किया हूँ और अपने कोष से, और जितने लोग बचे हुए हैं तो सीओ साहब की तरफ से, और जहाँ तक वो नहीं देंगे हम उसका भरपाई हम करेंगे। फिलहाल आग बुझा ली गई है, लेकिन जिन लोगों के घर जले हैं, जिन लोगों के बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए मुआवजे का मरहम कितना काम आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां एक मंत्री जी प्रोटोकॉल न मिलने पर गुस्सा हो गए। दरअसल वो एक दिव्यांग डॉक्टर से इसलिए नाराज हुए क्योंकि डॉक्टर उनके आवभगत के लिए नहीं पहुंचे थे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ मंगलवार को सोनभद्र जिले में अपनी विधानसभा ओबरा के एक सीएससी पर सोलर प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अस्पताल प्रभारी अंदर मरीज देख रहे थे, इसलिए बाहर आकर मंत्री जी का स्वागत नहीं कर पाए। इसको लेकर मंत्री जी नाराज हो गए। अभी डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूं। हमें तो नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब को पता होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को अगर पता होता तो इनका बिहेवियर ठीक रहता जो है कि। नाराज मंत्री के सामने डॉक्टर रवि सिंह गिड़गिड़ाते रहे, अपने दिव्यांग होने की दुहाई दी, लेकिन मंत्री जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने सीएमओ को फोन लगा दिया। इनको बिहेवियर ठीक नहीं है जो है कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से ले गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है जो है कि इसको कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं। इस मामले में सीएमओ ने जांच बिठा दी और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इस पर जो है एक एसीएम रैंक अधिकारी को भेजकर मैंने इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट ले जांच करा रहा हूँ और इसके दोषी खिलाफ तत्काल कार्रवाई करूँगा। फिलहाल मंत्री जी के गुस्से को लेकर उन पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। खबर उत्तराखंड से। आपको नवंबर 2023 के वो दिन याद होंगे जब सुरंग ढह गई थी। 41 मजदूर इसके नीचे कई दिन फंसे रहे। देश दुनिया से कई मशीनें मंगवाई गई, कई दिनों की मुहिम चली, आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। अब करीब 1.5 साल के बाद वो सुरंग बनकर तैयार है। 12 नवंबर 2023 को ढह गई इस सुरंग में 41 सांसें 17 दिन फंसी रहीं। उनके साथ पूरे देश की सांसें अटकी रहीं। लेकिन अब ये सुरंग पूरी तरह तैयार होने को है। दोपहर 12:30 बजे एक ब्लास्ट के साथ सुरंग का रास्ता पूरा खुल गया। हालांकि सुरंग का आम इस्तेमाल 1.5 साल बाद ही शुरू होगा।
लेकिन जब ये होगा तब 30 किलोमीटर की दूरी 5 से 10 मिनट में तय हो जाएगी। टनल को जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इस टनल से जो 30 किलोमीटर का जो रास्ता है सड़क का, वो दूरी कम होगी, क्योंकि अक्सर जब बर्फ़ पड़ती थी तब ये रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन ये टनल फ़ायदेमंद होगी। चार धाम ऑल वेदर रोड के जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ही ये काम परियोजना में चल रहा है। टनल की अगर बात करें तो टनल में लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें फिनिशिंग और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर इस टनल में अभी थोड़ा समय लगेगा और लगभग 1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन इस टनल में जल्द ही पब्लिक जा सकेगी। ये हमारा सबसे बड़ा माइलस्टोन है जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके बाद तो ये सब चीज़ें अब नॉर्मल हैं, हमें खाली जो है फिनिशिंग वर्क ही हमारे बैलेंस हैं, जिसको तकरीबन कंप्लीट करने में हमें 2 साल के नियर अबाउट हमें लगेगा। 2 साल के अंदर अंदर हम लोग चाहेंगे कि इस परियोजना को हम जो है सरकार को हैंड ओवर कर देना चाहिए, NHAIDCL को। सर दुखद घड़ी से खुशी का माहौल में पहुंचे हैं आज का दिन में 16 अप्रैल 2025। सो होपफुली हम लोग ये ट्रैफिक फ्लो भी बहुत जल्दी करेंगे यहाँ पे। आज के दिन हमने ब्रेक थ्रू पार किया, 4.5 किलोमीटर को आर पार किया है। आगे भी इसको और आगे भी फाइनल फिनिशिंग देनी है। नवंबर 2023 में जो 41 मजदूर इस सुरंग में फंसे रहे, उनमें माणिक तालुदार भी थे। सुरंग से बाहर आने के बाद भी वो लगातार काम में लगे रहे। अब खुश हैं कि सुरंग तैयार है। अच्छा, जब फंसे थे तो आपको लग रहा था कि जिंदा बाहर आएंगे, परिवार को याद कर रहे? हम लोग को तो 100% याद था जब बाहर आएगा, तभी भी हम लोग को इच्छा था। जो कोई आदमी बोल रहा था नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, इधर ही मर जाएगा। हम लोग मरेगा तो मरेगा, मरना तो है, आज भी मरेगा, कल भी तो मरना ही है, इसमें डरने के क्या है। पिछली बार सुरंग ढही थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी तौर पर वहां मौजूद रहते हुए सारे बचाव अभियान का नेतृत्व किया था। बुधवार को भी वो सुरंग खोले जाने के मौके पर मौजूद थे। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, जो काफ़ी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इस टनल में काम करने वाली NHAIDCL और उनके सभी कार्मिकों को, सभी अधिकारियों को, उनको भी बधाई देता हूँ। सुरंग के ठीक बाहर एक मंदिर भी तैयार है। इस बौखनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। विकास होगा बढ़िया, यहाँ के लोगों, क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा। मंदिर भी बन गया, रोजगार भी चलेगा, दुकानें खुलेगी। यहाँ पर हमारी खेती बाड़ी भी यहीं पर नजदीक है। 1384 करोड़ के बजट से बनी सिलक्यारा सुरंग भारत में विकास के जज्बे की गवाही देती है। सिलक्यारा से किशोर रावत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और एक साइबर ठग को कर्नाटक की बेलगावी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने 80 साल की बुजुर्ग दंपत्ति को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। आरोपी ठग को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। 30 साल के जीवन राज भाई लक्कड़ को बेलगावी पुलिस ने गुजरात के सूरत से बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस बुजुर्ग दंपत्ति को इतना परेशान किया कि दोनों ने तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। 28 मार्च को 82 साल के डियागो नजारत और 79 साल की उनकी पत्नी फ्लेवियाना नजारत की लाश उनके घर में मिली थी। सुसाइड नोट में डियागो नजारत ने लिखा कि मैं 82 साल का हूं और मेरी पत्नी 79 साल की। हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, पैसे नहीं हैं और न ही हमारा कोई मददगार है। इसलिए हम दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला किया है। पुलिस अगर चाहे तो जांच कर ले, सारी जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर फर्जी कॉल करके इस दंपत्ति से जीवन राज भाई लक्कड़ और इसके दोस्तों ने तकरीबन 60 लाख रुपए ऐंठे। इन्होंने कर्ज लिया, गहना गिरवी रखा, तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने साफ कर दिया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज कानून में नहीं होती। साइबर ठगों के झांसे में ना आए। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और सनी देओल की फिल्म जाट की बात करते हैं, जो कि विवादों में आ गई है। एक दृश्य को लेकर ईसाई समुदाय भड़का है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और अब फिल्म पर प्रतिबंध की मांग उठ रही है। आजा, I am waiting। सनी देओल की फिल्म जाट में रणदीप हुड्डा विलेन का किरदार निभा रहे हैं और एक दृश्य में उन्हें क्रॉस के नीचे चर्च के पवित्र मंच पर खड़े हुए दिखाया गया है, जिसके बाद चर्च में बैठे श्रद्धालु हिंसा का शिकार होते हैं। समुदाय का कहना है कि यह दृश्य न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि उनके धर्म का गहरा अपमान भी है। मैं चेतावनी देना चाहना पूरे मसीह विरोधियों ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ नाराज है और इस गल का विरोध करदा। गुस्साए ईसाई समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, रणदीप हुड्डा के खिलाफ नारे भी लगाए। ईसाई समुदाय ने प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। ਅਸੀਂ 2 दिन का टाइम प्रशासन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। अगर 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। नॉर्मल आइटम नहीं है। विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जाट फिल्म बनाने वालों ने अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है और अब तक करीब 53 करोड़ का नेट कारोबार कर चुकी है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। और मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। एफआईआर की जो कागजी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। आरोप सीधे बीजेपी के पार्षद पर लग रहे हैं और पुलिस की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में है। देखिए पूरी खबर। 12 अप्रैल को गुना में हनुमान जयंती के दौरान निकले जुलूस में माहौल बिगड़ा, लेकिन पुलिस की एफआईआर कहती है माहौल बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जुलूस निकालने वाले ही थे। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा पर गंभीर धाराएं लगी हैं। एफआईआर खुद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महेश लाकड़ा की शिकायत पर दर्ज हुई। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक जब अफसर ने जुलूस की इजाजत पूछी तो पार्षद ने जवाब दिया, पूछने वाले तुम कौन होते हो, और फिर तेज डीजे, नारेबाजी, पत्थरबाजी और हिंसा की चिंगारी भड़क गई। इस संबंध में रिपोर्टें आने पर प्रकरण दर्ज किए गए। गुना हिंसा मामले में कुल 8 एफआईआर हुई। सबसे पहले 12 अप्रैल की रात 10:56 पर बीजेपी पार्षद की शिकायत पर, जिसमें उन्होंने विक्की खान, गुड्डू खान, तौफीक खान और 15-20 अज्ञात लोगों को आरोपी बताया। अपनी शिकायत में कुशवाहा ने मस्जिद के पास जुलूस के साथ गाली गलौज हुई, धमकी दी गई, पथराव हुआ और गोली तक चली, ऐसी बातें कही। उन्होंने इस दंगे को साजिश बताया। जांच करें, जांच करने के बाद ही अगर सही निकले तो बिल्कुल को बकायदा करें। हम कोई दोषी नहीं है। हम मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर भी एफआईआर हुई। आरोप लगभग वैसे ही एक और एफआईआर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं पर शहर में घेराव को लेकर हुई। प्रदेश सरकार ने भी जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ उस कार्य सराहनीय कार्य किया है। गुना हिंसा में कुल 8 एफआईआर हुई, 17 लोग गिरफ्तार हुए। शहर में अमन कमेटी की बैठक हुई। बस मीडिया कैमरों को दूर रखा गया। प्रभारी मंत्री से सवाल हुए तो वो मुस्कुराकर चल दिए। सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।